सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज है हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 16 की क्लास। तो विद इन कुछ सेकंड्स में आज की हमारी जो क्लास है, डे नंबर 16 की जो क्लास है मशीन लर्निंग की, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्द से जल्द मेरे साथ कनेक्टेड हो जाइए। आज की क्लास में हम लोग डे नंबर 16 में फीचर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, आज उसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्लियरेंस दे दें, क्या हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, क्या हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर वीडियो ऑडियो जो दोनों चीज़ें हैं आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आज की क्लास हम लोग विद इन कुछ सेकेंड्स में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने, आपको याद होगा, डे नंबर 10 से स्टार्ट किया था हमारा फीचर इंजीनियरिंग। डे नंबर 10 आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने मिसिंग डेटा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया था और आज है डे नंबर 16। तो हम लोगों ने आज मिसिंग डेटा वाला जितना भी टॉपिक है वो आज उसकी लास्ट क्लास होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नोट्स ओपन कर लेता हूँ और एक बार आपको एक क्विक छोटा सा एक रिवीजन दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है, क्योंकि आज हमारी मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन में लास्ट क्लास होगी। आज हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के अंदर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन के सारे मेथड्स और टेक्निक आपको यहाँ पे बता रहा था। अब मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन की जो टेक्निक है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी डेटा है, आप किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप इनपुट देते हो, किसी भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इनपुट देते हो, ठीक है, और आप यहाँ से कोई आउटपुट चाहते हो, तो आपको इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में जो डेटा देना होता है, ये डेटा आपको बहुत ही सटीक देना होता है, क्योंकि आपका जो आउटपुट है, आपका जो मॉडल बन रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल जो बन रहा है, वो पूरा की पूरा डिपेंड होता है इस डेटा के ऊपर। जिसके लिए बहुत जरूरी होता है जब भी हमको डेटा मिलता है तो डेटा में मिसिंग वैल्यूज होती है। इस मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, कि क्या क्या हम लोग फीचर इसमें अप्लाई कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू के लिए, ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा रहा था डे नंबर 10 से। तो आज हमारा डे नंबर 16 है और आज ही हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्विक सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ ली है। तो देखिए, मैं यहाँ पे डे नंबर 10 ओपन करता हूँ। डे नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल में एनकोडिंग कैसे करते हैं, माफ करिए, डे नंबर 8। ओके, डे नंबर 8 में मैंने फीचर इंजीनियरिंग बताया था, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फीचर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फीचर सिलेक्शन क्या होता है, और यहाँ पर सारे के सारे चारों टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे। डे नंबर 10 में मैं आपको यहाँ पे हैंडलिंग मिसिंग डेटा में पहला टॉपिक बताया था कि हम लोग डेटा को रिमूव कर देते हैं। पहला चीज तो ये कि जो डेटा हमारे पास मिल रहा है हमें, उसको हम लोग क्या रिमूव कर दें। ये हम लोगों ने डे नंबर 10 में ये टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा इंप्यूट वैल्यू वाला यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन। तो हम लोग गए थे डे नंबर 11 पे और डे नंबर 11 में हम लोगों ने मीन, मीडियन और ईओडी और आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूटेशन जो था उसको यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। मैं यहाँ पे आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ, ये हम लोगों ने डे नंबर, ये जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा वाला जो सेक्शन है, ये हम लोगों ने यहाँ पर डे नंबर 11 में पढ़ा था। ये मैं एक छोटा सा रिवीजन आप लोग को करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने डे नंबर 11 के बाद हम लोग गए थे यहाँ पे डे नंबर 12 में, और डे नंबर 12 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मोड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंप्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये था हमारा टॉपिक डे नंबर 12 का, जिसमें हम लोगों ने मोड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिसिंग वैल्यू को कैसे हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ये था कौन सा, हमारा डे नंबर 12, ठीक है। ये था हमारा डे नंबर 10, डे नंबर 11 और ये था डे नंबर 12। डे नंबर 13 और 14 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं वापस से जाता हूं यहाँ पे। डे नंबर 13 में हम लोगों ने रैंडम इंप्यूटेशन देखा था, और उसके बाद डे नंबर 12 में हम लोगों ने यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट वैल्यू पैरामीटर वाला जो टॉपिक है हमारा, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर डे नंबर 12, माफ करिए, डे नंबर 13, डे नंबर 14 में ये दोनों टॉपिक को हम लोगों ने देखा था। डे नंबर 12 का टॉपिक ये था हमारा, डे नंबर 11 का टॉपिक ये था, और डे नंबर 10 का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, हमारा डे नंबर 10 का टॉपिक रिमूव डेटा था। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर डे नंबर 13 और 14 हो जाने के बाद 14 जो है हमारा मिसिंग इंडिकेटर था, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो थी हमारी डे नंबर 15 की क्लास, इसमें हम लोगों ने KNN इंप्यूटर को पढ़ा था।
और आज के क्लास में हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है हमारा इंटरेटिव इंप्यूटर, जिसको आज हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन का लास्ट मेथड यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन के जो मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो मुझे आपको बताने थे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक एक क्विक रिविजन हम लोगों ने किया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग थोड़ा सा थिंक करना स्टार्ट करिए। जैसे कि ये एक डेटा है, इस डेटा में कई सारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, कई सारे यहाँ पर रोज हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस डेटा में यदि मेरे पास कोई यहाँ पे डेटा मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे डेटा मिसिंग है, तो मैं पहला चीज क्या कर सकता हूँ, मैं डेटा को रिमूव कर सकता हूँ। ये भी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा मैंने बताया कि भाई आपको डेटा के दो टाइप होते हैं, यदि मुझे पहला तो रिमूव कर सकते हैं डेटा को, दूसरा ये मैंने बताया कि या डेटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है, या तो जो खाली जगह है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा डेटा है, यदि मान लीजिए इसमें मेरे पास 10 लाख रोज हैं, ठीक है, ये पूरे 10 लाख रोज हैं और यहाँ पे मेरे पास लगभग 25 कॉलम्स हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यदि मैं 10 लाख में से 4 लाख रोज को हटा दूंगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा मेरा डेटा में 60% ही डेटा मेरे पास रहेगा, 40% डेटा मेरा हट जाएगा। तो मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें रिमूव करना बहुत ज्यादा सेंसेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका आउटपुट बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो 4 लाख डेटा वहां से मिस हो चुके हैं, ठीक है। तो रिमूव डेटा जहां पे हम लोग नहीं यूज कर सकते इस तरीके की कंडीशन में। तो अब दूसरा चीज क्या होगा, कॉमन सेंस है कि जो डेटा 4 लाख है, क्या मैं इस 4 लाख की डेटा को मैं फिल कर दूं इस डेटा को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्यूट वैल्यू कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूं। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, हम लोगों ने दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम लोग या तो इस डेटा को रिमूव कर दें, जो कर देते हैं अधिकतर कई सारे मॉडल्स में, जिसमें बहुत कम फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है, रिमूव डेटा। तो हम लोग इसमें डेटा को इंप्यूट कर सकते हैं, मतलब डेटा को फिल कर सकते हैं। अब इस फिल करने के ना अलग अलग दो मेथड्स थे, एक यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन था, दूसरा मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन था। यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में हमने देखा कि ये इस पूरे डेटा को मैं मीन मीडियन के थ्रू, आर्बिट्ररी वैल्यू के थ्रू कैसे कैसे यहाँ पे फिल आउट कर सकता हूँ, वैसे कैटेगरिकल डेटा के लिए कैसे कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल डेटा के लिए कैसे कर सकता हूँ, पूरा डेडिकेटेड यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको ये चीजें समझा दिया। अब मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन मतलब कि जहां पे मल्टीपल कॉलम्स को यूज करते हुए डेटा को फिल किया जा रहा है, इंप्यूट किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर लास्ट मेथड हम लोगों ने KNN इंप्यूटर देखा था। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इंटरेटिव इंप्यूटर क्या होता है। अब आप लोग सोचिए कि यदि मैं आपको बोलूं कि इस डेटा को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, आज का टॉपिक में मैं आपको लेके जा रहा हूं कि यदि आप लोग सोचो कि पहले तो रिमूव कर सकते हैं या इंप्यूट कर सकते हैं, इंप्यूट करने की बहुत सारी टेक्निक हमने देख ली। आज हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा कि जो मेरा मान लीजिए 6 लाख डेटा है और 4 लाख मिसिंग है, तो मैं इस 6 लाख से क्या करूंगा, इस 4 लाख डेटा को मैं, जो मिसिंग डेटा है ना, उसको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा और इतना ज्यादा सटीक प्रिडिक्शन बनाऊंगा, इतना अच्छा प्रिडिक्शन बनाऊंगा कि वो बिल्कुल वही डेटा होगा जो वहां पे आना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोग को कि हम लोग इस तरीके से भी मिसिंग वैल्यू को रिकवर करते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो आज की क्लास इसी पे पूरी बेस्ड होने वाली है। बहुत अच्छी क्लास है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्लास भी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इंटरेटिव इंप्यूटर, ये हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन क्या होता है, जब मल्टीपल कॉलम से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग पूरा आज की जो क्लास है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आज इस कॉम्प्लेक्स क्लास को बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, कोड के साथ बताऊंगा। यहां पर पूरा फोकस होकर डेडिकेशन के साथ आपको समझते जाना है कि यहां पर कैसे हम लोग इंटरेटिव इंप्यूटर को यूज करते हैं और कैसे प्रिडिक्शन करेंगे मिसिंग वैल्यू डेटा के लिए। तो देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन होता क्या है। एक डेफिनेशन मैं पढ़ लेता हूं। मल्टीपल इंप्यूटेशन कैन बी यूज्ड इन द केसेस वेयर द डेटा आर MCAR, MAR and even when the data are MNAR. Multiple imputation methods are known as multivariate imputation. अब ये MCAR, MAR और MNAR क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी तक ये चीज आपको नहीं बताई थी, यहां पर ही मुझे आपको ये चीज बताना है। क्या होता है कि मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में यदि मैं बात करूं तो इसको 3 क्लास में बांटा गया है। एक होता है MCAR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम डेटा, ठीक है। फिर होता है आपका MAR,
है ना। यहाँ पर मिसिंग एट रैंडम डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है MNAR, इसका मतलब होता है मिसिंग नॉट एट रैंडम डेटा। अब क्या होता है, इस डेटा, कोई भी डेटा हो, इसको ना तीन तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है कि मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन टेक्निक वहां पे यूज किया जाता है जहां पर ये तीन चीजें होती है। MCAR मतलब मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम डेटा, डेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो। दूसरा होता है MAR मतलब मिसिंग एट रैंडम डेटा के अकॉर्डिंग, और तीसरा होता है मिसिंग नॉट एट रैंडम डेटा। ये तीन क्लासिफिकेशन में हम लोग डेटा को डिवाइड करते हैं, जिसमें ही मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन लगता है। क्लियर हुआ आपको यहां तक? अब इंटरेटिव इंप्यूटर, ठीक है, इंटरेटिव इंप्यूटर क्या बोलता है इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये तीनों को हम लोग किस मेथड के थ्रू करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। इंटरेटिव इंप्यूटर इज ए मल्टीवेरिएट इंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी दैट मॉडल्स ए कॉलम विद द मिसिंग वैल्यू मतलब टारगेट वेरिएबल एज ए फंक्शन। हम लोग क्या है, ये इंटरेटिव इंप्यूटर क्या होता है, इस टेक्निक को हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में यूज करते हैं। ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन की एक स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट क्लास में आपको KNN इंप्यूटर बताया था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर KNN इंप्यूटर बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में एक टेक्निक बताया था KNN इंप्यूटर, जो लास्ट क्लास थी हमारी। आज मैं आपको इंटरेटिव इंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ। अब ये क्या होता है, एक मिसिंग इंप्यूटेशन की जो एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइस भी बोलते हैं। इसको हम लोग माइस भी बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि मल्टीपल इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन। माइस स्टैंड्स फॉर मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन। मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन के लिए हम लोग कुछ इक्वेशंस की चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग माइस कहते हैं, राइट। अब इस माइस को यहाँ पर तीन कैटेगरी जो भी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पढ़ूं तो ये तीन कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। हैविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द रीजनिंग ऑफ द मिसिंगनेस ऑफ योर डेटा can help you determine what type of imputation method you can use. In general, there are three type of missing data. तीन तरह के ही मिसिंग डेटा होते हैं, ठीक है, किसमें, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसी इक्वेशन के थ्रू किया जाता है, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन। और ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है, आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास इतनी अच्छी होने वाली है कि आज की क्लास में ना आपको पढ़ लेने के बाद, टॉपिक समझ आ जाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि आज आप प्रिडिक्ट करके एक वैल्यू निकालने वाले हो, ठीक है। आप एक कॉलम में, दो कॉलम में, तीन कॉलम में भी थोड़ी देर में यहाँ पर मेरे साथ प्रिडिक्शन देखोगे कि कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आज जो लोग भी पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ फुल्ली 15 डेज पढ़ चुके हैं, पूरे टॉपिक उनको समझ में आ रहे हैं, तो आज की क्लास में उनको बहुत ही अच्छा यूरेका मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पर आज हम लोग मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम MCAR के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा मिसिंग एट रैंडम क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे MNAR क्या होता है, क्योंकि यही तीन टाइप ऑफ मिसिंग डेटा होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग एक एक करके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे माइस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हमारे डेटा में, वो हम लोग यहाँ पर एक कोड के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्विक रिविजन भी मैंने आपको करा दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर एक बार रिविजन भी आप कराते चलिए, तो एक बार मैंने आपको क्विक रिविजन करा दिया लास्ट 5 क्लासेस का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एक करके एक चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम MCAR क्या होता है। तो आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू इन अवर डेटा सेट आर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, ठीक है, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा। दिस इज व्हेन देयर इज नो क्लियर रीजनिंग as to why a certain value on your data set is missing. There is no reason your data was not collected. देखो बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज है। मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, देखो मैंने आपको क्या बताया, 3 टाइप ऑफ मिसिंग डेटा होता है। पहला होता है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, जब एक डेटा सेट हम लोग फ्रेम करते हैं, एक वेबसाइट या एप्लीकेशन, एक एग्जांपल मान लें, इस डेटा सेट में आपके जो डेटा है, जो भी आपका एक मान लीजिए एक फॉर्म दिया जा रहा है, एक सर्वे फॉर्म, ठीक है, उस सर्वे फॉर्म में आपने उस वेबसाइट में
आप उस वेबसाइट में या फिर आप उस ऐप में जाके उस सर्वे फॉर्म में कोई डिटेल फिल ही नहीं करते हो, जस्ट लाइक कि आप अपना एज फिल नहीं करते हो, ठीक है। और वहां पर इस तरीके से आपसे डेटा मांगा गया था कि वो मैंडेटरी भी नहीं था, ठीक है। तो आप वहां पे एज को फिल ही नहीं करते हो और लगभग लगभग आपके 85% यूजर फिल ही नहीं करते हैं, केवल 15% ही फिल करते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 100% पूरे के पूरे आपके यूजर फिल ही ना करें उस डिटेल को। तो वहां पर क्या होता है कि जो मेरा डेटा होता है ना वो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम होता है, मतलब कि डेटा को इतना ज्यादा मिस होता है कि हम लोग उसको ना रिकवर ही नहीं कर सकते क्योंकि डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ है। पहला तरीका तो ये होता है, इसको ही हम लोग मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम बोलते हैं कि इस डेटा बेस के अंदर कोई डेटा आया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, कवर ही नहीं कर सकता हूं, इसका कोई रीजन ही नहीं है। देयर इज नो रीजन व्हाई डेटा वाज नॉट कलेक्टेड, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी हमारे पास डेटा होता, हमारे पास कलेक्टेड होता, तो हम लोग उसको क्या करते, रिकवर करने की कोशिश करते। तो पहला आपका का टाइप जो है वो है आपका मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। सेकेंड है आपका मिसिंग एट रैंडम, मतलब MAR, ठीक है, MCR के बाद MAR। अब इसका ये MAR क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा देखिए आप, है ना। द वैल्यू इन योर डेटा सेट आर मिसिंग एट रैंडम, ठीक है। दिस इज व्हेन वी कैन डिटरमाइन सम कोरिलेशन टू व्हाई द डेटा वैल्यू मे बी मिसिंग, ठीक है। यदि मेरे पास एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, और ये मान लीजिए डेटा यहां पे मिसिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ना रैंडम, मतलब पहला जो डेटा सेट था उसमें तो मेरा डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ था, है ना, कंप्लीटली वहां पे मेरा डेटा मिस था। लेकिन यहां पर कुछ डेटा है रैंडमली मिसिंग, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे कोई कोरिलेशन ढूंढ सकता हूं उस डेटा के बीच में कि भाई यहां पे कोई चीज थी तो क्या मैं उसको रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देखें कि एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, इज एन सर्टेन ऑफ दिस इज इफ कैन सर्टेन क्वेश्चन इन द सर्वे इज अ ब्लैंक ऑफ मल्टीपल सर्वे इन द सेम जेंडर, ठीक है। अब जो डेटा है उसमें जैसे मैंने जेंडर मांगा, ठीक है, मेल फीमेल अदर। अब कुछ डेटा है जिसमें मेरे पास ये चीजें फिल आउट नहीं है, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इस एज के इतने लोग थे तो ये एज में यहां पर भी वो जो पर्सन होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब मैं कोई कोरिलेशन ढूंढ सकता हूं उस डेटा में से। इस तरह के कैटेगरी के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग एट रैंडम बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रुप बना के मिड और मीडियन के थ्रू यहां पर रिप्लेस करके भी इस डेटा को हम लोग यहां पे फाइंड कर सकते हैं। ये डेटा होता है मिसिंग एट रैंडम डेटा। पहला मैंने आपको क्या बताया था, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, मतलब कि जो डेटा कंप्लीटली ही नहीं है, जिसको हम लोग रिकवर ही नहीं कर सकते हैं और उसके मिसिंग होने का हमको रीजन भी नहीं पता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, MCAR। सेकेंड टाइप है हमारा MAR, मिसिंग एट रैंडम। थर्ड है हमारा मिसिंग नॉट एट ए रैंडम। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है और ये क्या है ये आप समझिए। यहां पर मिसिंग नॉट एट रैंडम, द वैल्यू इन योर डेटा सेट आर नॉट मिसिंग एट रैंडम, डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग ही नहीं है, ठीक है। This is when we can see the clear pattern of your missing value. An example of the certain question category survey is the left blank by the survey because of question itself. As it may sensitive question of the survey, the missingness depends on the missing data. The missing data will be hard to recover unless for the MCR done. MCR is not ignorable. देखो क्या है कि कई तरह का ऐसा डेटा होता है जिसमें हम लोग की जो डेटा की वैल्यू होती है ना रैंडमली नहीं होती और इसको हम लोग कोई पैटर्न में होती है, ठीक है, जिसको हम लोग को रिकवर करने में बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर, ये यूनिक नंबर है, ठीक है, इसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका वोटर आईडी नंबर, ठीक है, मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है, ऐसे कोई नंबर्स जो कंप्लीटली रैंडम है, जिसको यूजर ने चाहा है कि मैं ये नहीं डालूं, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर जो है नहीं कर सकते MNAR को। तो ये बेसिकली 3 टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग को आज जो काम करना है वो मिसिंग एट रैंडम पे करना है, क्योंकि मिसिंग एट रैंडम पे ही काम करता है आपका माइस, मतलब मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन, जिसकी मैं बात आज कर रहा हूं। हम लोग जो आज टेक्निक पढ़ रहे हैं वो हम लोग माइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपका मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन। जनरली ये यूज होता है किस पे, मिसिंग एट रैंडम डेटा पे, MAR पे। यही चीज यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखी गई है, माइस जनरली यूज्ड इन द मिसिंग एट रैंडम डेटा के ऊपर। ये चाहो तो आप दोनों डेटा पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा जनरली वो जो है मिसिंग एट रैंडम डेटा पे यूज होता है, क्योंकि यहां पर मैं
कोई कोरिलेशन बना सकता हूं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? ये 3 टाइप होते हैं। यदि आपको कोई इंटरव्यू में पूछे तो मैंने यहाँ पर ये तीनों टाइप को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि MCAR क्या होता है, MAR क्या होता है, MNAR क्या होता है। और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं माइस के बारे में, मतलब मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिससे इंटरेटिव इंप्यूटर करेंगे। और इंटरेटिव इंप्यूटर क्या होता है? एक मल्टीवेरिएट इंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग माइस भी बोलते हैं। माइस का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बाय चेन इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग माइस टेक्निक से के थ्रू कैसे डेटा को इंप्यूट करते हैं वो हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। तो आज क्या करेंगे हम लोग, यहां तक तो हमारा थ्योरी टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक को ना समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैं आपको एक डेटा सेट दूंगा आज की क्लास में, जिसका ये कैगल का डेटा सेट है। 50 स्टार्टअप्स का यहाँ पे डेटा सेट है। ठीक है, जिसमें आपके पास 50 यहाँ पे लगभग रो होंगे और कुछ यहाँ पे कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इस डेटा के सेट को आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। और आपको इस डेटा सेट के साथ साथ इस टेक्निक को समझना है। किस टेक्निक को? माइस को यहाँ पे समझना है आपको, कि कैसे हम लोग यहाँ पर डेटा को यूज करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारी जो क्लास है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगी? उसका रीजन ये है कि आज मैं आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन के साथ बताने वाला हूं। समझाने के लिए तो इतना ही था, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको माइस के थ्रू कैसे डेटा को रिकवर करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको अभी मैंने आज की क्लास में नोट्स के अंदर ना स्क्रीनशॉट की कुछ इमेज डाली हुई है। ये है इस कोड की। ठीक है, ये है हमारा पूरा कोड जो आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं डे नंबर 16 के अंदर। अब इसके कुछ स्क्रीनशॉट में डाला हूं। अब मैं इस कोड के साथ साथ आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं और कैसे हम लोग डेटा को रिकवर कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? तो मैं क्या करता हूं, ये जो कैगल का आपका जो डेटा सेट है, ये आपका लिंक मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। इस डेटा सेट को आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोग के लिए यहाँ पे डेटा सेट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये है हमारी डेटा सेट की जो CSV फाइल है, एक्सेल फाइल जो है वो है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा समझो आप, उसके बाद आपको आज का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर कोड के थ्रू समझाऊंगा। देखो कि जो डेटा सेट है ना, इसमें जो आपका ये डेटा है, एक काम करिएगा, गिटहब में मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और यही फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कैगल का जो डेटा सेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है। ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब के अंदर, और हमारे एप्लीकेशन में और हमारे वेबसाइट में, दोनों में ही आपको द आई स्केल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहां पर। आपको डेटा साइंस के कोर्स में एनरोल कर लेना है। उस कोर्स में 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 16 के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके जो कॉलम्स हैं, यहाँ पर एक है कि 50 स्टार्टअप्स ने अपने R&D में कितना पैसा स्पेंड किया, मतलब R&D कहने का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा अपना स्पेंड किया है। ठीक है, ये डेटा सेट में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत छोटा सा डेटा सेट है लेकिन बहुत अच्छा डेटा सेट है समझने के लिए इस टॉपिक को। देखिए 51 यहाँ पे रो है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाले को यदि मैं यहाँ पे काउंट ना करूँ, क्योंकि पहला यहाँ पे हेडिंग होता है, तो लगभग 50 स्टार्टअप्स के यहाँ पर डेटा है। अब इस 50 स्टार्टअप में 50 स्टार्टअप्स ने R&D पे कितना पैसा स्पेंड किया है, ये एक आपका यहाँ पे कॉलम है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन पे, किसी भी स्टार्टअप ने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, ये आपका यहाँ पे एक कॉलम है। तीसरा है यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड में। आपको पता है कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी बिना मार्केटिंग के नहीं चलती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो। ये कहाँ पर उसका स्टेट है, ये आपका एक कौन सा डेटा हो गया, ये 4 तो न्यूमेरिकल आपका डेटा हो गया, ये आपका कैटेगरिकल डेटा हो गया। ठीक है, फिर इस स्टार्टअप का कितना प्रॉफिट रहा है, ये लगभग 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगभग क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स हैं और यहाँ पर लगभग 50 स्टार्टअप का हमारे पास डेटा है। तो ये डेटा को हम लोग को क्या करना है, अपने पाइथन के अंदर जाके, हमारी जुपिटर नोटबुक के अंदर जाकर जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने आज की क्लास में ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाले हुए हैं और आपको कोड के साथ साथ इस टॉपिक को मैं समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि आपको ये लास्ट में समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ
यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डे नंबर 16 का आज का हमारा क्लास है। मैं एक बार फिर से कोड लिखूंगा क्योंकि कोड पूरा की पूरा मैंने यहाँ पर लिख के पहले रखा हुआ है, जिससे कि मैं आपको समझा दूं। ये कोड की जो फाइल है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहला काम हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसी भी डेटा सेट को इम्पोर्ट करते हैं। तो हम लोग पहला काम यहाँ पे कर लेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे कोड फिर से लिखते जाऊंगा। तो पहला काम हमारा यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे लाइब्रेरी को यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। माफ करिए, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा समय बचाने के लिए ना हम लोग इस कोड को यहाँ पे जो मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है, ये जो कोड है इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और इसकी जो कोड की जो फाइल है ये भी मैं आपको गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग ना आज ये पूरा कोड को ना इसी के थ्रू यहाँ पे समझते हुए जाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग इसको यहाँ पे कोड को यूज करते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कोड को यहाँ पे अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसी फाइल में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस स्टेज में अभी तक पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक में हम लोग को इसको समझते हुए चलना है, इस टॉपिक को इस कोड की हेल्प से। देखो पहला काम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डेटा को जो हमारी फाइल है उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर दे रहे हैं। लाइब्रेरी हमारी कौन कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे, पांडा नंपाई, ये हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। आप भी यही स्टेप को फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, फिर हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे। जो डेटा सेट मैंने आपको अभी CSV फाइल दिया 50 स्टार्टअप्स का, ये आपको गिटहब में मिल जाएगा। आप इसको डेटा सेट को इंपोर्ट कर लोगे। इसमें मैं टोटल 4 यहाँ पे कॉलम यूज कर रहा हूँ। R&D में कितना पैसा स्पेंड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पे, मार्केटिंग पे और प्रॉफिट पे। मैं यहाँ पर चारों के चारों न्यूमेरिकल डेटा को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल्स ले रहा हूँ केवल 5 का, ठीक है, ये 5 का मैंने सैंपल लिया हुआ है। अब आप देखिए इस डेटा में, ठीक है, ये डेटा मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेटा में ना कुछ टारगेट कॉलम को मेरे को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। कैसे क्या है मेरा टारगेट कॉलम, देखिएगा यहाँ पे ये जो मेरे कॉलम है R&D, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग स्पेंड, ठीक है, ये मेरा कॉलम, ये जो मेरा कॉलम है ये हमारा इनपुट कॉलम है और मेरा जो टारगेट कॉलम है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं इसको टारगेट जो मेरा कॉलम है इसको मैं यहां से रिमूव कर दिया इस डेटा में से। यहां तक का कोड आप समझ गए, यहां तक हम लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ना कुछ इस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जो मेरे पास डेटा था, ये वाला जो मेरे पास डेटा था, इस डेटा में मैंने 3 यहाँ पे लिया हुआ है, चौथा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया मेरा टारगेट कॉलम जो था। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जाके एक नन वैल्यू डाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक नन वैल्यू डाल दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके मान लीजिए एक नन वैल्यू जो है डाल दे रहा हूँ। NaN जो है मेरी नन वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे जाके डाल दे रहा हूँ। तो यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ नन वैल्यू इंपोर्ट कर दे रहा हूँ इस डेटा सेट के अंदर। तो ये वहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग आई है, उसको आप इग्नोर करिए। उसके बाद हम लोग df.head यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस डेटा के अंदर 3 नन वैल्यू को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, मतलब एक नन वैल्यू में मैनिपुलेट कर दिया। अब हम लोग का मेन काम क्या है, अब आपको समझना है, ठीक है। अब आपको ना इस तरीके से समझना है कि हम लोग जो डेटा है, ठीक है, यहां से समझिए, ठीक है। अभी तक जो जो मैंने किया वो मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में किया, ठीक है, और यहां से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है आपके नोट्स के अंदर। यहां पर आपको समझना है, आपको ये समझना है कि ये जो मेरा डेटा है वो मेरा इंपोर्ट का ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। इस ओरिजिनल डेटा में हम लोग क्या किए, जो भी मैंने आपको दिखाया, इसमें मेरे पास टोटल ये 50 स्टार्टअप्स का डेटा है, जिसमें से मैंने 5 सैंपल को लिया है, ठीक है। इस 5 सैंपल में मैं क्या कर रहा हूं, टारगेट कॉलम जो है यहाँ पे, जो मेरा टारगेट कॉलम है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। इस 3 कॉलम में मैं अब आगे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर नन वैल्यू को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं। कहाँ पे, यहाँ पे 37 में 4 की जगह यहाँ पर मैं नन वैल्यू NaN डाल दिया, ठीक है। मतलब इस डेटा को थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट किया है, ठीक है। फिर मैंने 10 की जगह यहाँ पे 16 की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया है, NaN डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पर 3 की जगह NaN यहाँ पे डाल दिया है। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसकी जगह डाल दिया इसको, फिर मैंने इसकी जगह यहाँ पे डाल दिया ये,
मैंने कुछ यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट कर दिया डेटा को, एन वैल्यू को मैंने इंपोर्ट कर दिया इस डेटा सेट के अंदर। अब क्या हो रहा है यहां से अब आप समझिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसी के डाले हुए हैं जो अभी हम लोग कोड कर रहे हैं उसके, जिससे कि मैं आपको नोट्स के अंदर जाके समझा भी सकूं ये टॉपिक। अब यहां पर हम लोग का स्टेप नंबर 1 कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर माइस को अभी हम लोग समझना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जहां पे मेरी नन वैल्यू थी, ठीक है, जहां पर मेरी ये नन वैल्यू थी, इस नन वैल्यू जो थी, इस नन वैल्यू की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस पूरे के पूरे कॉलम को यूज करके एक ना मीन और मीडियन वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंप्यूट ऑल मिसिंग वैल्यू विद द मीन, एक मीन वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके स्टेप नंबर 1 के अंदर जाके यहाँ पे मीन वैल्यू हम लोग डाल देते हैं डेटा फ्रेम 0 के अंदर। ये मेरा डेटा फ्रेम 0 मैंने इसको नाम दे दिया। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक मीन वैल्यू डाल दी 9.25, एक मीन वैल्यू आई, एक मीन वैल्यू 11.25 आई, एक 29.25 आई। ये मीन वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है माइस की। यहां तक समझ में आया आप लोग को स्टेप नंबर 1 तक का, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक डेटा सेट लिया, डेटा सेट में से टारगेट कॉलम को हमने हटा दिया। टारगेट कॉलम में जो तुम्हारे 3 कॉलम बचे थे, उन तीनों कॉलम को हम लोगों ने मैनिपुलेट किया और 3 वैल्यू को हम लोगों ने नन वैल्यू दिया। अब माइस में सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास नन वैल्यू होती है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंप्यूट करते हैं ऑल मिसिंग वैल्यू को, किसके थ्रू, यहाँ पर मीन की हेल्प से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मीन की हेल्प से जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इंप्यूट किया। पहला काम हम लोग ये करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ना यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, ये जो मेरी फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 8.0 NaN ये जो है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉलम में लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। इसमें जो पहला कॉलम है, इस कॉलम नंबर 1, ठीक है, ये है कॉलम नंबर 1। इस कॉलम नंबर 1 में हम लोग जो पहली वैल्यू है 9.25, इसको हम लोग ना रिप्लेस करते हैं यहाँ पर नन वैल्यू से। आप समझिए, यहां से आपका जो मेन है स्टार्ट होने वाला है चीजें। पहले हम लोग रिमूव करते हैं। पहले हम लोगों ने मीन वैल्यू डाली, जिसको हम लोगों ने DF0 दिया। इसका जो नाम है डेटा फ्रेम 0 है, इसका नाम है डेटा फ्रेम 0, याद रखिएगा। हमने पहला जो नन वैल्यू था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीन वैल्यू डाली और एक डेटा फ्रेम 0 यहाँ पे बनाया। अब जो दूसरा काम हो रहा है, ये डेटा फ्रेम 0 को मैं इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 पे शिफ्ट कर दे रहा हूं। और डेटा फ्रेम 1 पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो पहला लेफ्ट से राइट वाला जो कॉलम था, ये लेफ्ट से राइट वाला कॉलम है, उसमें पहले कॉलम पे, इस पहले कॉलम पे हम लोग पहली जो वैल्यू है उसको वापस से हम लोग NaN जो है या वो यहां पर हम लोग इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। अब ये काम हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे देखिए नोट्स के अंदर, है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो है आपका ना रेड कलर से जो आपको यहां पे शो हो रहा है, ठीक है, ये रेड कलर से जो आपको शो हो रहा है, ये है आपका क्या, X के अंदर ट्रेनिंग इनपुट डेटा, ठीक है। और ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग Y के अंदर आउटपुट डेटा। मैं आपको यहां पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये है मेरा, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, करिए, इससे होगा, ठीक है। ये है मेरा कौन सा, इनपुट डेटा, और ये है मेरा कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा। इसका ये मतलब है कि ये जो नन वैल्यू है, इस नन वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं इन डेटा को 15, 30 इस कॉलम के अलावा जो बाकी जो डेटा है, इसको मैं एज ए इनपुट यूज कर रहा हूं, और इस डेटा को मैं यहां पर एज ए आउटपुट डेटा यूज कर रहा हूं एज ए करस्पॉन्डिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब है, यदि एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे 10% यूज हुआ है, मार्केटिंग में 41% यूज हुआ है, तो R&D पे लगभग 15% वैल्यू जो है उसका आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कौन सा, इनपुट डेटा, और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो मेरा कौन सा हो गया, आउटपुट डेटा हो गया, ठीक है। वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं अपने कोड के अंदर जाके। ट्रेनिंग के अंदर X के अंदर मैं ट्रेनिंग और इनपुट डेटा दे रहा हूं, और Y के अंदर मैं करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं X के अंदर जो है आपका ट्रेनिंग का इनपुट डेटा दे रहा हूं, और Y के अंदर जाके मैं यहां पर जो है करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा यहां पर दे रहा हूं,
मैं यहाँ पर आप लोग के लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा की, और मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग इनपुट डेटा की। एक्स के अंदर मैंने ट्रेनिंग का इनपुट डेटा दिया जो रेड कलर से आपको दिख रहा था, और मैंने यहाँ पर आपको ये जो है जो ग्रीन कलर से दिख रहा था वो मेरा करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा दिया। मैं आपको कोड भी ओपन करके दिखा देता हूँ, यही स्क्रीनशॉट मैंने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। ये मेरा ट्रेनिंग इनपुट डेटा है। कौन कौन सा ट्रेनिंग इनपुट डेटा है? वो हो गया ये डेटा, फिर हो गया मेरा ये डेटा, फिर हो गया मेरा ये डेटा, फिर हो गया मेरा ये डेटा। ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग का इनपुट डेटा हो गया। ठीक है, बाकी ये जो डेटा है मेरे यहाँ पे तक के जो डेटा है वो मेरा आउटपुट डेटा होगा। क्या चीज हम लोगों ने नहीं लिया? वो चीज हम लोगों ने ये वाले कॉलम को नहीं लिया, बिकॉज हम लोग इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अब क्या होगा? ये काम हो गया मेरा, एक्स के मेरे अंदर ट्रेनिंग इनपुट डेटा हो गया, वाई के अंदर करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा हो गया। अब देखिए यहां पर, अब आप यहां पर देखेंगे, नोट्स में वापस ओपन करता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू के लिए जो आपका नन वैल्यू था उसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। यहां पर मैं लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहा हूं, और लीनियर रिग्रेशन यूज करके एल आर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन मैंने दे दिया, फिट कर दिया एक्स और वाई को। अब मैं यहां पर प्रिडिक्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, वो जो मेरी नन वैल्यू थी, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 के अंदर जो मेरी नन वैल्यू थी उसको मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और मेरा प्रिडिक्शन क्या आ रहा है 23.14 मेरा यहाँ पे प्रिडिक्शन आ रहा है। आप देखिए जो मेरा प्रिडिक्शन है 23.14 मेरा प्रिडिक्शन आ रहा है। ये प्रिडिक्शन मैंने कहां से लेके आया? मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज किया। लीनियर रिग्रेशन यूज करने के बाद मेरा जो अरे में वैल्यू 23.14 आई, इसको मैंने डेटा फ्रेम 1 के अंदर डाला, और यहां पर मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं तो 23.14 जो है मेरी यहां पर वैल्यू आ रही है, जो मैंने नन एन वैल्यू जो मैंने ले ली थी उसके अंदर। ठीक है, अब ये हो गया मेरा यहां तक का काम, ये हो गया मेरा, नोट्स ओपन करता हूं, यहां तक का काम हमने क्या किया, कॉलम नंबर 1 के अंदर, हमने कॉलम नंबर 1 के अंदर जाके इस वैल्यू को यहां पे जाके जो है प्रिडिक्ट कर ली है। ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 के अंदर जाके हम लोगों ने, इस कॉलम नंबर 1 के अंदर जाके हम लोगों ने इस कॉलम नंबर 1 की पहली जो वैल्यू है इसको हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली है। ये है मेरा डेटा फ्रेम 1, ये है मेरा डेटा फ्रेम 1, ये है मेरा डेटा फ्रेम 1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली कौन सी थी? मेरे डेटा फ्रेम 0 थी जब मैंने मीन और मीडियन निकाला था। ठीक है, जो मैंने ऊपर में मीन और मीडियन वैल्यू निकाला था ये मेरी डेटा फ्रेम 0 के अंदर थी। ये जो मेरा मीन था ये डेटा फ्रेम 0 वाली वैल्यू थी कोड के अंदर। ठीक है, अब ये जो पूरा काम हुआ ना कॉलम नंबर 1 के लिए हुआ, अब यही सेम काम होगा मेरा कॉलम नंबर 2 के लिए। क्या होगा देखो यहाँ पे, ये जो कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 में हम लोगों ने काम कर लिया, आरडी स्पेंड किया, कॉलम नंबर 1 का मेरा जो काम है वो यहां तक हो गया। ठीक है, पहले हम लोगों ने कॉलम नंबर 1 का पूरा काम कर लिया। अब हम लोग कॉलम नंबर 2 के लिए यही काम करेंगे। कॉलम नंबर 2 में ये जो वैल्यू है इसको वापस से हम लोग नन करेंगे। तो मैं वापस से कोड पे जाता हूँ और कोड पे यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें की है। स्टेप नंबर 4 की हम लोग स्टार्ट बात करते हैं। एक बार एक काम करता हूँ ना, आपको एक बार रिविजन दे देता हूँ एक छोटा सा कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे किए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि यही काम हम लोग कॉलम नंबर 2 के लिए भी करेंगे और कॉलम नंबर 3 के लिए भी करेंगे। देखिए हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की सबसे पहले, फिर हम लोगों ने डेटा सेट इंपोर्ट किया, जैसे कि अभी तक हम लोग हर क्लास में यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। टोटल आपको मैंने बताया था यहाँ पे 5 कॉलम है, जिसमें से हम लोग 4 कॉलम यूज किए हैं, जिसमें से हम लोग टारगेट जो हमारा टारगेट कॉलम है, जो हमारा प्रॉफिट वाला कॉलम है, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम बचते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमारा जो डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेते हैं। कुछ जगह पे हम लोग नन वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ये हम लोग यहाँ पे नन वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिट कर दिए। ठीक है, अब इस नन वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे माइस मॉडल की टेक्निक को। ठीक है, पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम 0 के अंदर, इस डेटा फ्रेम 0 के अंदर जाके हम लोग जो है यहाँ पर एक मीन वाला जो मेथड है उसको यूज करते हैं, और जो डेटा मेरा नन था, ये नन जो एन डेटा था, वो यहाँ पर हम लोग एज ए मीन वैल्यू के थ्रू यहाँ पर जो है इंप्यूट कर लेते हैं। ये मेरा डेटा फ्रेम 0 हो गया। अब डेटा फ्रेम 1 पे हम लोग जाते हैं, वापस से जो पहली वैल्यू है, पहले कॉलम की जो पहले कॉलम की, माफ करिए पहली वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, पहले कॉलम की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग वापस से एनएड कर देते हैं। बाकी डेटा
जो वैल्यू है उसको वहां पे मीन वैल्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डेटा फ्रेम 1 के अंदर काम करते हैं इसमें, और x के अंदर हम लोग क्या देते हैं, हम लोग x के अंदर दे देते हैं ये वाली वैल्यू जो हमारी इनपुट ट्रेनिंग इनपुट डेटा हो गई, और ये हमारी करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा हो गई, ठीक है। ये हम लोग दे देते हैं x के अंदर, ये हम लोग दे देते हैं y के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को। और इस तरीके से हम लोग फर्स्ट जो वैल्यू है उसको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन यूज करके 23.14। समझ आया आपको डेटा फ्रेम 1 का, मतलब कॉलम नंबर 1 का। अब सेम काम हम लोग कॉलम नंबर 2 के लिए करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉलम नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे, और कॉलम नंबर 2 पे हम लोग जो इसकी मिसिंग वैल्यू है, पहली वैल्यू तो हम लोग ले लिए 23.14 जो पहली हमने कॉलम से आई थी, दूसरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं वापस से। नन करने के बाद हम लोग इसका जो है एक x और y पे ट्रेनिंग इनपुट और करस्पॉन्डेंट आउटपुट बनाते हैं। तो इसका जो x जो होगा ये हमारी नन वैल्यू है, ये हमारी NN वैल्यू है स्टेप नंबर 4 में। वही काम हम लोग सेम टू सेम काम कॉलम नंबर 2 के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे नन वैल्यू आ गई। नन वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है यहाँ पर इनपुट डेटा आप दे रहे हैं। ये हमारा इनपुट डेटा इसमें से कौन कौन सा होगा, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये होगा हमारा इनपुट डेटा 8 जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, 30, 23.14, 20, 41, 15, 2 एंड 29.5। ये क्या होगा, मेरा ट्रेनिंग इनपुट डेटा होगा, जो मैंने अभी रेड कलर से आपको करके यहाँ पे दिखाया। यही दिखा है यहाँ पे 8, 30, 2, 29, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा कौन कौन सा होगा, करस्पॉन्डेंट आउटपुट डेटा जो होगा वो होगा आपका ये 15, 5, 10, 15, ठीक है। इस NN को हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो जो ब्लू कलर से आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंट आउटपुट डेटा होगा इसके लिए 15, 5, 10, 15, ठीक है। सॉरी 15, 5, 10, 15, हाँ यही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस x और y को यूज करके हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस सेकंड कॉलम की वैल्यू, वो आ रही है आपकी यहाँ पे 11.06। आप देखिए यहाँ पर कोड में भी जाके यहाँ पर यही काम हुआ है। यहाँ पर हमारी नन वैल्यू थी, ये हमारी नन वैल्यू है। इस नन वैल्यू में x के अंदर मैंने डाला आपका ट्रेनिंग इनपुट डेटा, और y के अंदर मैंने करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम लोग वापस से लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं कॉलम नंबर 2 के लिए। लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यू कॉलम नंबर 2 जो पहले कॉलम नंबर 1 पे किए थे, यहाँ पर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को। आप देखिए यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को स्टेप नंबर 5 में, और यहाँ पर वापस से अरे के अंदर 1.06 वैल्यू आती है, और फिर से हम लोग इसको डेटा फ्रेम 1 के अंदर डाल देते हैं। और डेटा फ्रेम 1 के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यू है, माफ करिए, हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 11.06 आई है। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है स्टेप नंबर 5 के अंदर हमारी जो वैल्यू है 11.06 आई है। तो हम लोगों ने पहले कॉलम के अंदर जो काम किया वही काम हम लोग कॉलम नंबर 2 पे कर रहे हैं, और हम लोग डेटा फ्रेम 1 के अंदर सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करके रखते जा रहे हैं। 23.15 आई थी पहली वैल्यू, उसको यूज करते हुए हम लोगों ने 11.06 को यहाँ पे लेके आया, और ये थर्ड हमारी मेन वैल्यू है। अब यही काम हम लोग सेम टू सेम कॉलम नंबर 3 के लिए भी करेंगे, और हम लोग कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। ये इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज इंटरव्यू में पूछी भी जा सकती है आपसे। कई सारे ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट लेवल होता है, जिसमें हम लोग को असाइनमेंट्स मिलते हैं, और कई जगह ऐसा ही होता है कि आपको मिसिंग वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको दे दिया जाएगा कि आप माइस मेथड के थ्रू आप मिसिंग वैल्यू को यहाँ पर रिकवर करो। और यदि आप उस असाइनमेंट का, यकीन मानिए 50%, 50 भी नहीं 40% भी यदि आप उसको कंप्लीट कर दिए, और इंटरव्यूअर को समझाने में आप सफल हो गए कि मुझे ये मेथड आता है, मैं इस तरीके से, इस अप्रोच से इस मेथड को सॉल्व कर लूंगा, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के आपके चांसेस लगभग 60 से 70% हो जाते हैं, यदि आपने खुद से अपना इंटरव्यू नहीं बिगाड़ा है तो, ठीक है। क्योंकि आपको सामने वाला इंटरव्यूअर भी एज ए बिगनर के अकॉर्डिंग यदि इंटरव्यू आपका देगा, तो वो यही चाहेगा कि आपको एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट का पूरा की पूरा नॉलेज हो, ठीक है। तो खैर ये तो रही इंटरव्यू की बात, और आपको ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है, लेफ्ट टू राइट होता है ये, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब हम लोग ना यही काम कॉलम नंबर 3 के लिए करते हैं। देखिए कॉलम नंबर 3 में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर 3 जो है हमारा, इस पे हम लोग यहाँ पे जो लास्ट जो कॉलम नंबर 3 है, इसमें ये जो वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है, वापस से वही काम कर रहे हैं जो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के लिए किए। ये है आपकी NN वैल्यू। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू थी, जो हमारी मीन वाली वैल्यू थी, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर NN वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। थोड़ा सा ये जो है ना
आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसीलिए आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको ये चीज समझा रहा हूं। जो काम हम लोग कॉलम नंबर 1 पे किए हैं वही काम हम लोग कॉलम नंबर 2 पे कर रहे हैं, वही काम अभी हम लोग कॉलम नंबर 3 पे कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले नन वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। अब इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियर होगा, मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को कि यहाँ पर x के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी ट्रेनिंग डेटा के अंदर। तो मुझे एक बार यहाँ पर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर x के अंदर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये वैल्यू आएगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ये जो बाकी की वैल्यू है इस वैल्यू को छोड़ के ये जो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, आपकी x वाली वैल्यू होगी, मतलब ये इनपुट वैल्यू होगी। ठीक है, और ये जो होगी बाकी की बाकी वैल्यू यहाँ पे जो होगी आपकी y की आउटपुट करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू होगी कॉलम नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर x के अंदर मैं जो है इस वैल्यू को डाल देता हूँ, ट्रेनिंग इनपुट वैल्यू को, और यहाँ पर y के अंदर मैंने करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू को डाल दिया अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर कॉलम नंबर 3 के लिए। x मैंने दे दिया, y मैंने दे दिया। अब वापस से हम लोग थर्ड के लिए भी प्रिडिक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। मैं वापस से यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन को यूज करके एल आर डॉट प्रिडिक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं वापस से इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करके लेके आ रहा हूं, वो आ रही है मेरी 31.56। ठीक है, यही काम हम लोग कॉलम नंबर 1 पे किए, यही काम हम लोग कॉलम नंबर 2 पे किए, यही काम हम लोग कॉलम नंबर 3 पे किए। अब क्या होगा, ये जो पूरा काम हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ये हम लोग डेटा फ्रेम 1 के अंदर कर रहे थे, और जो मेरा मीन वाला था, जो पहला मैंने निकाला था, ठीक है, ये जो मैंने निकाला था ये मेरा डेटा फ्रेम 0 था, जिसको मैंने डेटा फ्रेम 0 के अंदर स्टोर करके रखा हुआ था। ये मेरा था डेटा फ्रेम, ये था मेरा डेटा फ्रेम 0। ठीक है, अब हम लोग ये जो डेटा फ्रेम जो मीन के थ्रू लेके आए थे, पहले हमारी जो स्टेप जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, यहां से हुई थी। चलो स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। लाइब्रेरी इंपोर्ट किए, डेटा सेट इंपोर्ट किए, रिमूव कर दिए टारगेट कॉलम को, फिर हम लोग डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, एन वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए। एन वैल्यू डालने के बाद पहला काम हम लोग क्या किए थे, मीन वैल्यू जो मिसिंग डेटा एन वैल्यू में, उसको हम लोग मीन वैल्यू के थ्रू यहाँ पर क्या किए थे, इंप्यूट किए थे, जिसको मैंने डेटा फ्रेम 0 के अंदर रखा हुआ था। फिर पहले कॉलम में हम लोग गए, इसको नन किए, पहले कॉलम में गए, इसको हम लोग नन किए, वापस से इसको हटा दिए यहां से। ठीक है, एन कर दिए। एन के अंदर हम लोग क्या किए, इन दोनों डेटा को यूज करके, इन दोनों के जो ट्रेनिंग इनपुट डेटा है उसको यूज करके इसे करस्पॉन्डिंग आउटपुट डेटा को वाई में के अंदर डाल के इस नन वैल्यू को हम लोग क्या किए, प्रिडिक्ट किए लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। ये हम लोग काम किए अपने कॉलम नंबर 1 में, यही काम हुआ यहाँ पे। वापस से हम लोग क्या किए, कॉलम नंबर 2 पे गए और इस डेटा को यहाँ पे नन कर दिया, और इस बाकी के जो रिमेनिंग जो अनदर 2 कॉलम्स है उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर इस डेटा को वापस से नन करके प्रिडिक्ट किए। तो 11.25 की जगह यहाँ पे नेक्स्ट अनदर वैल्यू यहाँ पे आ गई। समझ में आया आपको? देखिए मल्टीवेरिएंट यहाँ पे आपको, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल समझ रहे हो। मल्टीवेरिएंट मैंने क्या बताया था, मल्टीवेरिएंट मैंने ये बताया था कि आप जब एक डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, एक वैल्यू को यहाँ पर आप निकालने के लिए बाकी भी कॉलम्स का, बाकी भी रो का यहाँ पे आप हेल्प लेते हो, एज ए इनपुट, एज ए आउटपुट, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, या फिर एज ए आप यहाँ पर एक्स और वाई के अंदर जो इनपुट और आउटपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग, इसी को हम लोग मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन बोलते हैं। और अभी जो हम लोग टेक्निक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग माइस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिडिक्ट कर करके, बार बार प्रिडिक्शन यूज कर करके उस वैल्यू को हम लोग एग्जैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वो काम फर्स्ट नंबर कॉलम में किया, फिर वही काम सेकंड नंबर कॉलम में किया, एक्स और वाई के अंदर ट्रेनिंग इनपुट दिया, लीनियर रिग्रेशन लगाया, और यहाँ पर हम लोग डेटा को लेके आ गए डेटा फ्रेम 1 के अंदर। पहले हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में किया, फिर सेकंड कॉलम में किया, फिर थर्ड कॉलम में किया, और ये सब चीज को मैंने स्टोर किया किसके अंदर, डेटा फ्रेम 1 के अंदर मैंने ये सब चीजों को स्टोर किया। अब क्या कर रहे हैं, ये है हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 8, जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0th कॉलम को, डेटा फ्रेम 0 में जो मैंने मीन वैल्यू स्टोर करके रखी थी, और जो अभी जो मैंने इटरेशन यूज किया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में, जिसको मैं डेटा फ्रेम 1 के अंदर अभी मैं डाल के रखा हुआ हूं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, जब आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 0 कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 0 0 आ जा रहा है, क्योंकि वो वैल्यू तो वहां पर वही थी जो मीन वैल्यू थी, बाकी वैल्यू से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, मतलब माइनस हो जा रहा है। तो 13.89 माइनस 0.19 और 2.31 यहाँ पर वो डेटा की वैल्यू आ गई है, और बाकी सब यहाँ पे 0 हो गया है, क्योंकि मैंने डेटा फ्रेम 0 से डेटा फ्रेम 1 को किया। तो हम लोग क्या किए,
पूरा कंक्लूड यदि हम लोग करें, ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे के पूरे इस डेटा सेट के अंदर पहले 8 के अंदर जाओ, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 0 को हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप डेटा फ्रेम 1 को जब देखोगे ना, डेटा फ्रेम 0 को देखोगे, यहाँ पर 8 था तो वहां पर भी 8 था, यहाँ पे 15 था तो वहां पे भी 15 था, यहाँ 30 था तो वहां भी 30 था, इसलिए ये क्या हो गया 0 0 0 हो गया। ठीक है, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो अब ये देखिए 0 0 0 हो गया। लेकिन ये जो आपकी मीन वाली वैल्यू थी, और जब आप फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में प्रिडिक्ट करके वैल्यू लेके आए, उन दोनों को जब आप माइनस करते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक वैल्यू आती है। ठीक है, वो वैल्यू जो होती है हमारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग बार बार यूज करके हम लोग यहां पर तक लेके आते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इटरेशन प्रोसेस कहते हैं। हम लोग वापस से नोट्स पे जाते हैं। हम लोग जो काम अभी यहां तक समझे, स्टेप नंबर 8 तक जो समझे, इसको वापस से थ्योरी वाले टॉपिक से जो है यहां पर थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम लोग माइस यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो टेक्निक है जिसको हम लोग माइस टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है। और मैंने आपको इटरेटिव इंप्यूटर के बारे में बताया था, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन के बारे में बताया था। अब मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन 3 तरह के कैटेगरी में के लिए होती है, जिसमें से पॉपुलर जो है वो मिसिंग एट रैंडम के लिए है। मैंने आपको बताया था क्या होता है मिसिंग एट रैंडम, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया कि हम लोग कैसे मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में, ये कोडिंग के थ्रू आप देखिए, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करके वैल्यू को लेके आ रहे हैं अलग अलग कॉलम के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी के टॉपिक में बताया था, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, इटरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग, जो भी स्टेप नंबर 8 तक हम लोग किए, इटरेशन प्रोसेस को बोलते हैं। अब ये तो मैंने केवल एक बार आपको बताया कि एक राउंड, एक सर्कल ये आपका चला। अब इसको आपको वापस से फिर से अगेन करना है। किसके लिए करना है? ठीक है, अब आप डेटा फ्रेम 2 बनाओगे। यहां पे ये प्रोसेस बार बार होगा। और कब तक होगा ये प्रोसेस? कब तक होगा? जब तक ये 0 ना हो जाए तीनों वैल्यू। ठीक है, और जब ये 0 हो जाएगी, इसका ये मतलब है कि आप एग्जैक्ट उस वैल्यू के पास पहुंच चुके हो जो वैल्यू वहां पे होनी चाहिए थी। दैट्स वाई हम लोग इंप्यूट करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड यहां पे यूज करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर प्रिडिक्शन के थ्रू, माइस के थ्रू यहां पर इसको लेकर आते हैं एक वैल्यू को। और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इससे इसके एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज जो है, इसका ये एडवांटेज है कि ये वैल्यू की एफिशिएंसी, ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर यही टेक्निक यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी सब टेक्निक भी यूज होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये टेक्निक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एक डिसएडवांटेज ये कि ये प्रोसेस बार बार होता है ना, तो ये कहाँ पे होता है? आपके सर्वर साइड में होता है, और जिसके कारण ये पूरा प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपका डेटा जो है, सर्वर साइड जो है बहुत अच्छे तरीके से फास्ट काम करेगी, तभी ये चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे होती है। अदरवाइज आपका मशीन लर्निंग मॉडल बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो हम लोग क्या करते हैं? अगेन एंड अगेन इस प्रोसेस को करते हैं, जिसको हम लोग इटरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप बताइए इसको। अब मैं डेटा फ्रेम 2 ले रहा हूं, डेटा फ्रेम 0 और 1 हम लोग यूज कर लिए, मैं डेटा फ्रेम 2 ले रहा हूं और यहां पर वही काम वापस से कर रहा हूं। पहले वैल्यू को मैं वापस से नन करूंगा। नन करने के बाद मैं वापस से क्या करूंगा? यहां पे जाऊंगा और यहां पर हम लोग नन वैल्यू के अंदर वापस से लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे। ये मैंने x के अंदर डाल दिया, y के अंदर डाल दिया, लीनियर रिग्रेशन यूज किया। वापस से यहां पर अरे वैल्यू 2.3 आ गई। फिर मैं गया वापस से यही काम किया। यहां पर जाने के बाद मैंने जो सेकंड वैल्यू है मेरी, उसको मैंने नन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी जो थर्ड वैल्यू है उसको भी मैंने यहाँ पे नन ले लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ डेटा फ्रेम 2। यहाँ पर मेरा एक और यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 जो है बन गया। ठीक है, अब मैं वापस क्या करता हूं? उस डेटा फ्रेम 1, पहला हम लोगों ने क्या किया था, जो मैंने अभी बताया था, डेटा फ्रेम 0 जो मेरा मीन के थ्रू निकला था, और मेरा डेटा फ्रेम 1 जिसको मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से किया था, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था डेटा फ्रेम 1 को डेटा फ्रेम 0 के साथ। डेटा फ्रेम 1 को डेटा फ्रेम 0 के साथ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब वापस क्या हो रहा है? मैंने डेटा फ्रेम 2 बनाया, वापस से वही काम किया, कॉलम नंबर 1 पे, कॉलम नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 3 पे, और मैं डेटा फ्रेम 2 को माइनस कर रहा हूं डेटा फ्रेम 1 के साथ, जो आपको यहां पर शो हो रहा है।
इसी प्रोसेस को हम लोग इटरेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो मल्टीपल टाइम होता है तब तक होता है जब तक ये 0 0 ना आए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैं इसको माइनस किया हूं तो 0.64 हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और 0 के पास आ गया। ये आपका माइनस से यहाँ पर 0.16 हो गया, ठीक है, और ये तो आपका एग्जैक्ट 0 हो गया, ठीक है। अब वापस आप यही काम फिर से करोगे, डेटा फ्रेम 3 को 3 बनाओगे, डेटा फ्रेम 3 बनाने के बाद डेटा फ्रेम 3 को डेटा फ्रेम 2 के साथ माइनस करोगे, और यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट, फिर आउटपुट में यहाँ पे कई ज्यादा चेंजेस आए। तो ये चीज का प्रोसेस आप बार बार करते हो, तब तक करते हो जब तक आपको एक प्रिडिक्टिव मॉडल सही तरीके से यहाँ पे बन के नहीं मिलता है। तो ये होता है आपका इटरेटिव प्रोसेस। यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं आपको बोल देता हूँ, डेफिनेशन क्या बोलती है, द इटरेटिव प्रोसेस इज द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड रिफाइनिंग एंड इंप्रूविंग ए प्रोडक्ट और इनिशिएटिव। आपको इटरेटिव प्रोसेस बोलने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक फनल की तरह इसको समझो कि आपके पास एक फनल है, इस फनल में आपके पास यहाँ पे जार रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको इस जार में जो चीजें आ रही है आपकी, इस जार में जो चीजें आपकी आ रही है, इसको आपको वापस से उठा के वापस इसमें डालना है, और ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक पूरा डेटा आपका रिफाइन नहीं हो जाता। मतलब आप इंप्यूट करोगे डेटा को प्रिडिक्शन के थ्रू, वहां पर जो वो डेटा आना चाहिए, और इस प्रोसेस को बार बार हम लोग करते हैं रिफाइन करने के लिए। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। टीम्स दैट कैन बी यूज द इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस क्रिएट, टेस्ट एंड रिवाइज एंड सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट। जब तक हम लोग एंड रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग इटरेटिव प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये टेक्निक थी जो मुझे आपको बताना था कि हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में माइस को कैसे यूज करते हैं और इटरेटिव प्रोसेस क्या होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर काफी धीरे धीरे डिटेल में यहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर कोड लिखने के लिए, क्योंकि कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसी कोड को बार बार हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ये कोड के थ्रू मुझे आपको समझाना था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नोट्स पे स्क्रीनशॉट डाला और आपको कोड को अच्छी तरीके से यहाँ पे सब चीजों को यहाँ पे मैंने समझाया। तो आज हमारा इटरेटिव इंप्यूटर मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन की जो टेक्निक है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम लोग पहले स्टार्टिंग में इसको रिवाइज कर लिए थे, हमारा मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं पूरे के पूरे इस नोट्स को, माफ करिए, पूरे के पूरे इस कोड को मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन आपको एक बार करा देता हूँ, जिसको भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, पूरे तरीके से मैंने नोट्स के थ्रू आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू चीजें को समझाया, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस बार बार हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर जो लोग को समझ में नहीं आया तो 5 to 10 मिनट्स लेके और मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपको मशीन लर्निंग में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बताया था, और जो लोग पूरा कंटिन्यूसली मेरे टॉपिक को देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर उस मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फीचर इंजीनियरिंग तक चीजों को समझ गए कि हम लोग कैसे डेटा को मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में, कैसे डेटा को हम लोग यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं, और अभी आप प्रैक्टिकल फॉर्मेट में देख भी रहे हो। तो यहाँ तक डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 16 तक सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर है। तो मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ, लाइव जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी मुझे अभी बताओ, और जो लोग बाद में लाइव क्लास के बाद में, जब बाद में आप लोग देखेंगे, तो मुझे कमेंट, जनरल कमेंट बॉक्स में जाकर भी बताइए कि डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 16 तक आपको कोई टॉपिक में कहीं पे भी आपको कोई परेशानी हुई कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। एक बार में नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मल्टीपल टाइम आप देखिए, उसके बाद भी आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको परेशानी आ रही है। उससे रिलेटेड कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स से बताइए, उसके बाद मैं एक बार इस पूरे कोड को रिवाइज करा देता हूं आपको, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं आप लोग के कमेंट बॉक्स देख रहा हूं। देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसमें पूरा की पूरा पढ़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माफ करिए, मशीन लर्निंग पढ़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका ये क्वेश्चन है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा चीज, आपको यहाँ पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तीसरा चीज, हम लोग जो मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं वो डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आपका जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर क्या मशीन लर्निंग हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से सीख जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग डे नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं और आज आप लोग डे नंबर 16 में हो,
मैंने यहाँ पर पूरे का पूरा एक चैलेंज लिया हुआ है कि डे नंबर 30 तक हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे मशीन लर्निंग होती क्या है, डे नंबर 1 से मैंने आपको बताया, बिगनर से बताना स्टार्ट किया कि मशीन लर्निंग होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो डे नंबर 1 के थोड़े से वीडियो को रिवाइज कर ले, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग डे नंबर अभी 16 तक पहुंचे हैं और अब आप खुद देख रहे होंगे और आप खुद फील कर रहे होंगे कि कितना सारा चीज हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो इस 30 डेज के अंदर हम लोग पूरे मशीन लर्निंग के फंडामेंटल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पे टाइम भी दे रहे हैं क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी मशीन लर्निंग को समझने के लिए। अब मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे हैं भाई? देखो, मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट है वो डेटा साइंस का सब्जेक्ट है। हम लोग एज ए डेटा साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग डीप लर्निंग पढ़ते हैं और मशीन लर्निंग के भी 2 से 3-4 टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड मोस्ट पॉपुलर है, फिर एक सेमी सुपरवाइज्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं। तो हम लोग बिल्कुल, आप घबराइए मत, एकदम आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। मैं आपके साथ पूरी की पूरी जर्नी में हूं। 30 डेज के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के एडवांस टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, 32, 33, 34, 35, नहीं पता मुझे कितनी क्लासेस हम लोग लेंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए कि 30 डेज के अंदर आप यहां पर पूरे फंडामेंटल मशीन लर्निंग पार्ट को सीख जाओगे मेरे साथ साथ। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर कोड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आप कोड में के थ्रू जाके भी प्रैक्टिस करो। लेकिन आप यदि किसी टॉपिक को डे नंबर 16 पे आ रहे हो और डे नंबर 4-5 के टॉपिक को आप भूल जा रहे हो, तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं होता है, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से 80 से 90% लोग के साथ ऐसा चीज होता है, क्योंकि हमारे लिए रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पढ़ते जाइए, साथ में अपने खुद के नोट्स बनाते जाइए और आप यहाँ पर मेरे जो प्ले लिस्ट है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते जाइए। कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर मुझे बताते रहिए सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स। तो चलिए एक बार हम लोग छोटा सा एक डिस्कशन ले लिए, एक इंटरवल ले लिए। मैं आपको एक बार वापस से इस कोड को यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ, वापस से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने डेटा सेट को, यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डेटा सेट इंपोर्ट किया। डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद, अच्छा स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, 50 यहाँ पे क्या था आपका स्टार्टअप का डेटा था, जिसमें आपके पास 50 यहाँ पे क्या थे, रो थे, और यहाँ पे 5 कॉलम्स थे, ठीक है। इसमें से आपने यहाँ पे डेटा सेट को इंपोर्ट किया। डेटा सेट में हम लोग 5 सैंपल्स लिए, 5 सैंपल में से हम लोग ये जो टारगेट आपका कॉलम था प्रॉफिट वाला, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ये तो अभी हमारा जनरल काम हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें उस डेटा को मैनिपुलेट किया, नन वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, नन नन नन, तीनों कॉलम में हम लोगों ने यहाँ पे नन वैल्यू को जो है इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग इंप्यूटिंग का जो मेथड है, माइस जो मेथड है, उसको हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग की जो ये नन वैल्यू थी, इस नन वैल्यू को हम लोगों ने मीन के थ्रू यहाँ पर इंप्यूट किया। ये नन वैल्यू को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एक मीन वैल्यू से, ठीक है। हम लोगों ने मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मीन वैल्यू आ गई। इस मीन वैल्यू को मैंने डेटा फ्रेम 0 के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंप्यूटेशन की टेक्निक वापस से अपना रहे हैं। हम लोग जो फर्स्ट जो हमारा कॉलम था लेफ्ट टू राइट में, फर्स्ट जो कॉलम है हमारा लेफ्ट टू राइट में, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नन वैल्यू को यहाँ पे डाल रहे हैं। ये हमारी नन वैल्यू है, इस नन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं और हम लोग इस वैल्यू के, इस डेटा सेट के एक्स के अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और y के अंदर करस्पॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। ये हमारी x की वैल्यू थी इतनी, ठीक है, और ये थी हमारी y की वैल्यू। इसको हम लोग यूज करके इस नन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन ले रहे हैं इन दोनों कॉलम को यूज करके। यही मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन का काम होता है। लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने यूज किया। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर जो नन वैल्यू थी उसको हम लोगों ने 23.14 यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 के अंदर हम लोग लेके आ गए। यही काम सेम टू सेम हम लोग कॉलम नंबर 2 पे कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नन वैल्यू डाल दी। नन वैल्यू के बाद इस कॉलम को और इस कॉलम को यूज करके हम लोगों ने नन वैल्यू में ट्रेनिंग डेटा सेट एक्स के अंदर और वाई के अंदर डाल दिया, ट्रेनिंग इनपुट और करस्पॉन्डिंग आउटपुट, और प्रिडिक्ट करके एक वैल्यू कॉलम नंबर 2 के अंदर निकाल ली। लीनियर रिग्रेशन को यूज करके वो हमारी सेकंड वैल्यू कॉलम की आ गई। यही काम हम लोग थर्ड में किए। लेफ्ट टू राइट से जो थर्ड आता है उसमें हम लोग किए लीनियर रिग्रेशन यूज करके थर्ड वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो तीनों काम हुआ कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के अंदर, इसको हम लोग डेटा फ्रेम 1 के अंदर लेके चले गए और डेटा फ्रेम 1 को यहाँ पे डेटा फ्रेम 0 के साथ यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हम लोग को एक वैल्यू मिल गई, वो जो यहाँ पे हमको शो
हो रही है, बाकी सब जीरो वैल्यू हो गई। अब इसी प्रोसेस को बार बार हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग अगेन 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 करते हैं, जिसको हम लोग इटरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं वापस से, हम लोग जा रहे हैं डेटा फ्रेम 2 बना रहे हैं। डेटा फ्रेम 2 के अंदर हम लोग फर्स्ट वैल्यू को वापस से नन कर लेते हैं, वापस से उसको रिप्लेस करते हैं, फिर कॉलम नंबर 2 पे यही काम करते हैं, फिर कॉलम नंबर 3 पे यही काम करते हैं। उसके बाद वापस से हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेटा फ्रेम 2 को डेटा फ्रेम 1 के साथ, वापस से हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलती है, और यही प्रोसेस हम लोग डेटा फ्रेम 3 और 2 के साथ करते हैं। और ये प्रोसेस बार बार चलते रहता है, तब तक चलते रहता है जब तक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है, जब तक आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, आपके मशीन लर्निंग मॉडल को सही प्रिडिक्शन मॉडल नहीं मिल जाता। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, द इटरेटिव प्रोसेस इन द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड रिफाइनिंग एंड इंप्रूविंग ए प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को इंप्रूव करने के लिए एक फनल की तरह बार बार यहाँ पे रिफाइन करते हो, और एक इटरेटिव प्रोसेस को यूज करते हुए आप यहाँ पर उस डेटा को फिल आउट करते हो मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में। दैट्स वाई इसको इटरेटिव इंप्यूटेशन कहा गया है, इटरेशन इंप्यूटेशन कहा गया है। और दूसरा चीज कि यहाँ पर आपका इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस आप यहाँ पर तब तक करते हो जब तक आप सेटिस्फाइड एंड रिजल्ट तक नहीं हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। क्यूरियस डेटा माइंड की आज की क्लास, डे नंबर 16 की क्लास यहाँ पर मैंने नहीं रखा हुआ है, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं टॉपिक 10 to 15 मिनट्स। मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर जाके। हम लोगों ने यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग का, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन के सारे टॉपिक डे नंबर 16 के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं हम लोगों ने। डे नंबर वापस से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। डे नंबर 10 में हम लोगों ने रिमूव डेटा देख लिया था, डे नंबर 10 में हम लोगों ने रिमूव डेटा देख लिया था। डे नंबर 11 में हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला टॉपिक देख लिया था न्यूमेरिकल डेटा के लिए, ठीक है। डे नंबर 12 में हम लोगों ने कैटेगरिकल डेटा के लिए देख लिया था। डे नंबर 13 यहाँ पे था, और डे नंबर 14 में हम लोगों ने, डे नंबर 13 में रैंडम सैम्पलिंग इंप्यूटेशन देखे थे, और डे नंबर 14 में हम लोग मिसिंग इंडिकेटर देखे थे। और लास्ट जो हमारी क्लास थी, जो पिछली क्लास थी डे नंबर 15 के अंदर, मैंने आपको KNN इंप्यूटर के बारे में बताया था, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन क्या होता है और KNN इंप्यूटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन के लिए। और आज हम लोग इंटरेटिव इंप्यूटर को देखिए कि कैसे इस टेक्निक को यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग माइस कहते हैं, और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कैसे एक प्रिडिक्शन के थ्रू मल्टीवेरिएट बाकी मल्टीपल कॉलम को यूज करके इंप्यूटेशन करते हैं वैल्यू को। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मुझे पूरा यकीन हो चुका है इस 6 क्लास के अंदर कि आप डेटा को बता सकते हो कि मिसिंग वैल्यू डेटा को हम लोग रिमूव कर सकते हैं सर, या फिर इंप्यूट कर सकते हैं। मतलब कि डेटा को हम लोग इंप्यूट का मतलब फिल होता है, ठीक है, या डेटा को फिल कर सकते हैं। फिल करने के 2 मेथड होते हैं, एक यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन होता है, एक मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन होता है। यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में हम लोग न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा के अकॉर्डिंग के थ्रू दोनों मेथड को समझ लिए। मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में हम लोगों ने KNN इंप्यूटर को समझ लिया, और इंटरेटिव इंप्यूटर को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो कोई भी चीज हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर चीज को समझ रहे हैं, और बिल्कुल इस तरीके से समझ रहे हैं कि आप कोई भी चीज को भूलोगे नहीं। तो यहाँ तक हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। ये है आपका गिटहब का लिंक जो मैंने नोट्स में भी डाल दिया, और यहाँ पे स्लैश के बाद डे नंबर आप जो 16 है आज का, ये आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको आज की जो क्लास है उसका सारे के सारे नोट्स और माफ करिए आपका डेटा सेट और आपका जो फाइल है वो आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेटा साइंस के फ्री हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स और डेटा सेट सारी की सारी चीजें आपको वीडियो के साथ साथ लेक्चर वाइज वहां पे मिल जाएगी। वहां पर आपको मंथली टेस्ट, मंथली इवेंट्स भी मिल जाएंगे, जहां पर हम लोग लाइव आके आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारी 2 वे कम्युनिकेशन हो पाए, क्योंकि यूट्यूब के अंदर हमारी 2 वे कम्युनिकेशन केवल चैट के थ्रू ही होती है। तो वहां पर आप जूम के अंदर और हमारे गूगल मीट के अंदर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर आकर हमारे एडुकेटर से, मुझसे, हमारे और भी एडुकेटर के साथ 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हो। और फ्री इवेंट्स होते हैं जिसके लिए आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा हमारे वेबसाइट के अंदर। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आपको यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको कोई क्वारी है कि आपको नेक्स्ट इवेंट वगैरह कब हो रहा है, तो ये हमारे सपोर्ट टीम का नंबर है, जहां पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट करके हमारे आगे आने वाले इवेंट्स में आपके डाउट्स से इवेंट्स होते हैं, आपके रिज्यूम कैसे बनाना है, आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपको इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे इवेंट्स के भी होते हैं, जिसमें आप जाकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो, जो आपको सर्विस मिलती है हमारे वेबसाइट में। तो हम लोग मिलते हैं
हमारे डे नंबर 17 की क्लास में। आई होप आपको पूरे के पूरे डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 16 तक के पूरे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स को बना लेना है, आपको पर्टिकुलर हर चीज को रिवाइज करते हुए जाना है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज भूल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है यदि आप पिछले की चीजें भूल रहे हैं तो। केवल ये चीजें आपके साथ नहीं होती है, ये हर किसी के साथ होती है, 80% लोगों के साथ यही चीजें होती है। इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप उस चीज के लिए नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिविजन करो। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी डे नंबर 17 की क्लास।